चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बॉटनी का फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले उसमें क्या था कि बताइए व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? तो वर्ड को तोड़ो। पहली बात, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, किसी चीज की स्टडी करना है लॉजी। तो मतलब हम लाइफ की स्टडी कर रहे हैं, उसे कहते हैं बायोलॉजी। डेफिनेशन दो दी रखी है इधर। अब समझते हैं बायोलॉजी किस टर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं। इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में स्टडी करना, या फिर क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, कितनी स्पीशीज हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक हमने खोजी हैं। एंड जो लिविंग प्रोसेस का मतलब जो उनके अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है, हमारे अंदर कितनी सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, डाइजेशन वगैरह वगैरह, है ना। अब सेकंड डेफिनेशन तुम्हारा ये कह रहा है बायोलॉजी इज दिस स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब कि तुम्हारा जो अर्थ है उस पर लाइफ कैसे आई। बेसिकली इधर इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए कि वेन एवर यू रीड समथिंग, अगर तुम कुछ पढ़ते हो, वी ट्राई टू स्टडी इन इट्स चंक्स, चंक्स मतलब पार्ट्स में, उसे थोड़े थोड़े पार्ट में तोड़ के तुम पढ़ना चाहते हो। दिस अप्रोच टू रीड बायोलॉजी इन स्मॉलर पार्ट, उससे हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2025 में, रिडक्शनिस्ट तुम अप्रोच कहते हो। हम चंक्स या छोटी छोटी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ने को हम रिडक्शनिस्ट तुम्हारा अप्रोच कहते हो। इट इज फिजियोलॉजी, ये इससे क्वेश्चन आया था। ये कैसी अप्रोच, ये अप्रोच कैसी है? फिजियो केमिकल अप्रोच है। फिजियो केमिकल अप्रोच है। फिजियो मतलब फिजिकल रिएक्शन, या कैसे फिजिकल चेंज होते वगैरह, और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल मतलब सिंपल एज दैट। The help of a reductionist approach, we can understand the physiological and behavioral aspect of at molecular level. किस लेवल पे हम इस चीज को समझ सकते हैं? इस अप्रोच के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर लेवल तक इस चीज को हम समझ सकते हैं। फिजियोलॉजिकल बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट एट मॉलिक्यूलर लेवल। कुछ चीजें जैसे अंडरलाइन हो रखी है, उस पर ज्यादा एम्फोसाइज तुम देना अपने रिवीजन के टाइम में भी। अब फिर से बात आ गई कि भाई बायोलॉजी होती है, लिविंग की लाइफ की स्टडी करना। उसके अकॉर्डिंग एक सेल थ्योरी आई थी, यूनिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं अर्थ पे, उसके बारे में उन्होंने बताया था सेल थ्योरी में। क्या दिस थ्योरी इज फॉलोड बाय ऑल लिविंग, हाँ भाई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉलो करेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब चाहे तुम्हारा कोई भी लिविंग है ना, लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, लिविंग होगा ना, वो तुम्हारा डिफाइनिंग फीचर होगा ही होगा। डिफाइनिंग मतलब वो हर किसी लिविंग में होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये तुम्हारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब चाहे तुम्हारा यूनिसेलुलर क्यों ना हो, वो फिर भी तुम्हारा एक सेल से तो बना ही है ना। मल्टी सेलुलर में तो कितने सारे बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं। अब बात कर रहे हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दो प्रकार की होती हैं, दैट इज योर बॉटनी एंड जूलॉजी। जूलॉजी में एक साइंटिस्ट है, फादर स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट की, और जो फादर हैं बॉटनी के वो हैं तुम्हारे थेरापिस्ट। जो बायोलॉजी के फादर हैं, सॉरी बॉटनी के फादर कहते हैं थियोफास्टस को, ठीक है। और जूलॉजी के जो उसमें हम एनिमल के बारे में बात करते हैं, उनके फादर एरिस्टोटल, ठीक है जी। इन्होंने काफी जगह हाथ मारा था। एक बायोलॉजी में मारा, सॉरी जूलॉजी में मारा था, ये पॉलिटिशियन साइंस भी उन्होंने हाथ मारा था, और ये फिजियोलॉजी में भी उन्होंने हाथ मारा था, काफी जगह हाथ मारा था ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। GN रामाचंद्रन जी, ये वो कहाँ पे हुए थे? पास में, किसके? कोची के पास। प्रोमिनेंट बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट थे। PhD करी थी उन्होंने काम्ब्रिज से यूनिवर्सिटी से, ठीक है। फाउंडर थे मद्रास स्कूल के, क्योंकि देखो पहले से ज्यादा बहुत सारी क्वेश्चन बन सकते थे, इसलिए हमें छोटी छोटी चीजें के साथ चलते रहना है कि एक भी मार्क्स अगर कहीं ना कहीं आ जाए ना अटकने के लिए, तो हम उस पर भी कर ले जाएं। ये फाउंडर थे मद्रास स्कूल के। और कॉन्फॉर्मेशन एनालाइज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अब देखो क्या उन्होंने करा था, ही गिव्स ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कैसा स्ट्रक्चर था? ट्रिपल हेलिक, और किसका था? कोलेजन का, ठीक है। रिसर्च वाज पब्लिश्ड इन नेचर इन 1954, ये चीज याद रखना। ये He was inspired by लुईस पॉलिंग से ये इंस्पायर थे, एक साइंटिस्ट थे। लुईस पॉलिंग ने क्या करा था? अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर का प्रोटीन बताया था, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज दी थी, किसने? रामाचंद्रन जी ने, रामाचंद्रन प्लॉट्स। अब वो क्या होते हैं देखो, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में, बस ज्यादा नहीं। देखो उसमें जो तुम्हारी साइंटिस्ट के लिए दे रखा है ना एनसीईआरटी में, इस वर्ड का जिक्र हुआ है। थोड़ा सा घूम गया ना क्वेश्चन, तो आ सकता है तुम कर ले जाओगे। बस दो तीन चीजें याद रखने में बता दो। एक ये कार्बन के बॉन्ड को हम साई कहते हैं, और कार्बन के बीच को फाई कहते हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो ये जो साइड में रखा जाता है साई, और कार्बन ये ट्रिक है। अब हम बता रहे क्या है कैसे है, बस अभी मैंने एक ओवरव्यू दिया। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, हमें पता है अमीनो एसिड कुछ ऐसा दिखता है, हमें पता है एक एसिड है, तुम्हारा बेस है, ठीक है। और तुम्हारा ये एक वेरिएबल ग्रुप है। अगर जब तुम्हारे दो अमीनो एसिड पास में आते हैं तो वाटर निकालते हैं, पास में आते मतलब कि जोड़ते हैं, एक वाटर निकाल के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में, और कहां से निकलता है? OH तुम्हारा निकलेगा एसिड से, और एक H निकलेगा तुम्हारा अमीन ग्रुप से, इसलिए तो अमीनो एसिड। और फिर तुम्हारा ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, पानी निकलने के बाद इधर से गया, तो इसको तुम ऐसे करके जोड़ दोगे, है ना। तो इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब जो तुम्हारा कार्बन था किसका? एसिड का। और जो तुम्हारा कार्बन था पूरे अमीनो एसिड, मतलब कि कार्बन जिससे पूरा ये H अमीनो ग्रुप डिफरेंट ग्रुप तुम्हारा एसिड से जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच के बॉन्ड को कहते हैं साई, सी। और याद है हमारा साइड में कितना कॉमन सा हो गया ना, आगे पढ़ेंगे। फिर C और N के बीच में फाई, यही याद करना है, उसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रट्टा मानना है, इसमें रट्टा मानना है। और रामाचंद्रन प्लॉटेड वैल्यूज ऑफ साई फाई फ्रॉम -180 डिग्री टू +180 डिग्री, ये चीज हो जाता है। देखो कैसे करा उन्होंने, क्या एक ब्लॉक प्लॉट बनाया उन्होंने,
ठीक है, इधर +180 लिखा, इधर -180, इधर +180, ठीक। तो इधर जो साइड में इन्होंने 5 रख दिया और इधर नीचे की साइड, सॉरी इधर साइड रख दिया और नीचे की साइड 5 रख दिया। तुम्हें बस इतना याद रखना, कुछ नहीं आएगा इससे, आएगा तो देखो बस ये चीज आएगी, ये वाला और एक ये, इनके बीच में बॉन्ड किसके सी के बीच में साई है और एन और सी के बीच में फाई है, बस ये पूछा जाएगा। और ये रखा कहाँ पे जाता है, साइड में ऐसे। अगर आया तो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट हाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में तो एक बार देख के चले जाओगे, इससे क्वेश्चन इसका इससे ज्यादा नहीं बनेगा गारंटी, बस इसको एक बार याद कर लेना। अब बात करें व्हाट इज अ सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल कैसे भाई, एक एग्जांपल के थ्रू कि भाई एक ईंट ले ली हमने, उससे घर बना लिया, वही कि एक हमने सेल ले लिया, उससे एक पूरा इंसान बना लिया है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और 200 टाइप के तो सेल्स ही सेल्स होते हैं। टाइप और कितने सेल्स उसमें फर्क है, 200 टाइप से ज्यादा सेल्स होते हैं, 200 प्रकार से ज्यादा सेल्स होते हैं और ट्रिलियंस में तुम्हारे एक हम ह्यूमन बींग्स बने हुए होते हैं। ओके, स्ट्रक्चर का मतलब समझिए तुम, फंक्शनली ऐसे है भाई कि तुम्हारे जो ऑल केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हमारी सेल्स में, सिर्फ और जो फंक्शनली आल्सो ऑकर इन सेल्स, फंक्शंस भी तुम्हारे सेल्स में ही होते हैं। कितनी सारी प्रोसेस तुम पढ़ोगे सब में, है ना। यूनिट सॉरी यूनिट रिपीट इटसेल्फ टू मेक द कंप्लीट बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मतलब एक चीज है उसे बना कितनी सारी, एक पूरा इंसान बना दिया तो मतलब रिपीट इटसेल्फ एंड एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया। ये पूरी जो डेफिनेशन है सेल की उसे डिस्क्राइब करा गया है। अब इसमें लाइफ के बारे में बताया कि क्या कैसे, कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल। किसी, देखो ये ना बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। एनीथिंग लेस देन, ठीक है, लेस देन अ कंप्लीट सेल कांट बी कॉल्ड लिविंग। अगर तुम्हारा एक सिंगल सेल है, उससे अगर कुछ कम हुआ तो उसे हम एज अ लिविंग घोषित नहीं करेंगे, नॉन लिविंग। उससे कम चीज को छोड़ नहीं सकते, एक सेल तुम्हारे पास होना ही चाहिए तुम्हें लिविंग कंसीडर करने के लिए, ठीक है। फिर it is mandatory to have at least one cell, वही बात करते हैं, at least one complete cell to be called living, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर नोट में आ चुके हैं, हम कह रहे हैं कि एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी अकरेंस इन 1950। तुम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे जब हम सेल यूनिट ऑफ चैप्टर आगे इसमें कंसीडर आगे पढ़ेंगे ना, तो पहले तो तुम्हारा फर्स्ट पेज पे तुम्हें मिल जाएगा, एक तुम्हें मिलेगा सेल मेम्ब्रेन वाली साइड पे, ठीक है, इस लाइन से क्वेश्चन, क्योंकि इधर टाइम भी दे रखा है तुम्हारा, डेट नहीं तुम्हारा ईयर दे रखा है उसमें मेम्ब्रेन वाले में, सेल मेम्ब्रेन वाले में। इधर स्पेसिफाई मत याद रखो, विच लीड टू डिटेल स्टडी ऑफ मैनी माइन्यूट सेल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया 1950s के टाइम पे, तब हम डिटेल एनालाइज कर पाए अपने जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सेल के, उसके बारे में, ठीक है। व्हेन वी यूज इलेक्ट्रॉन बीम, हमने क्या क्या यूज करा, इलेक्ट्रॉन बीम करी यूज, जिसकी वेवलेंथ कम थी, ये याद कर लेना, याद करनी चीज, जहां पे याद करने की चीज है मैं सारा साफ साफ कह रही हूँ, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका क्या चीज सीन है, मतलब कि वो मैग्निफिकेशन उसका काफी हाई है, रेजोल्यूशन काफी हाई है, ठीक है। टू सी टू क्लोज पॉइंट डिफरेंटली, मतलब कि तुम्हारा कोई ऐसा सेल है उसके पीछे भी तुम्हें अच्छे से दिख जाएगा कि दो पार्ट्स आपस में काफी, तुम उनके बीच में क्लोज चीज के बीच में भी डिफरेंट आसानी से देख सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, एक यूनिसेलुलर देन मल्टीसेलुलर। और बेसिक है यूनिसेलुलर, तुम्हारे एक सेल से बना हुआ होता है। ऑर्गेनिज्म बॉडी कंटेन ओनली वन सेल, एग्जांपल बैक्टीरिया, अमोएबा एंड पैरामीशियम एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है। अब देखो यूनिसेलुलर, देखो सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। एक यूनिसेलुलर, एक सेल होने के बावजूद वो अपना सारा काम खुद कर सकता है। इट कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ऑल एसेंशियल फंक्शन। ये लाइन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, मॉक टेस्ट में तुम्हें जरूर देखने को मिलेगी। अब फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिजम्स बॉडीज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जैसे कि ह्यूमन। Here the division liver, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तुम्हारे जो डिवीजन ऑफ लिवर, डिफरेंट सेल्स डू डिफरेंट टास्क। डिवीजन ऑफ लिवर मतलब कि तू ये कर ले, मैं ये कर ले रहा हूँ, तू ये कर ले, मैं वो कर ले रहा हूँ, काइंड ऑफ, है ना, इस तरह से। और तुम्हारा ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये तुम कर लेना, ठीक है, ये तुम कर लेना, मैं क्वेश्चन करा दे रही हूँ तुम्हें, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा दे रही हूँ, एनसीईआरटी की लाइन तुम कर लेना। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ, हमने सबसे पहले शुरू में ये पढ़ा लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की और लिविंग प्रोसेस की स्टडी है लाइफ। इट इज डैश द एम्फसाइज द यूनिटी अंडरलाइन द डाइवर्सिटी, ये चीज, ये ना एनसीईआरटी की लाइन है। डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स। देखो किस चीज ने एम्फसाइज करा, और जो भी इतनी सारी डाइवर्सिटी है फॉर्म्स की, मतलब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कितने सारे डाइवर्स है ना, बहुत सारी है, उनको एक साथ लाए क्या, कि द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। मतलब क्या है, सेल थ्योरी ही तो थी जिसने कहा था कम से कम सेल, जो भी तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तुम्हारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल होगा ही होगा। अगर कोई लेस देन तुम्हारा वन सेल है तो वो तुम्हें लिविंग नहीं कंसिडर करोगे। तभी तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये तुम इनसे खेल जाएगा, ये चीज से खेल जाएगा तुम्हारा, और ये तुम्हें डायरेक्टली पूछ ले जाएगा, है ना। लाइन को पकड़ो, लाइन को पकड़ना, देखो इधर कहीं है, कहीं है ये वाली। इट इज द सेल थ्योरी दैट एम्फसाइज यूनिटी अंडरलाइन दिस डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। खेलना पकड़ना सीखो, ठीक है, लाइंस को। In study and underlining the physiological and behavioral, हमने पढ़ी थी कुछ याद हो तो अभी, processes, one can take the physiochemical approach and use a free cell system to investigate this approach, able to describe the various process in molecular term। कितना emphasize कर रही थी मैं उस बात को, तुम्हारी एक reductionist तुम्हारी approach थी, और फिर उस physiological behavior aspect को हम किस तरह से समझ सकते हैं, किस लेवल पे समझ सकते हैं,
मॉलिक्यूलर लेवल तक। ठीक है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब कह रहे हैं कि रामाचंद्रन द आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी की ही लाइन है डायरेक्ट, वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल, पढ़ाया था अभी, एंड द कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ द बायो पॉलीमर्स, ये भी तुम्हारा डैश डैश करके आगे आ जाएगा, ये और ये, तुम फिर तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन ही रेडी होनी चाहिए इस चीज पे। ठीक है, हिज डिस्कवरी मतलब रामाचंद्रन जी की डिस्कवरी थी तुम्हारी ट्रिपल हेलिक्स पे, मैं कह रही थी ट्रिपल हेलिक्स ऑफ कोलेजन, पब्लिश्ड इन द नेचर, मैंने बताया था नेचर में उन्होंने पब्लिश किया था, और किसमें किस year में करा था 1954, and his analysis of the allow the conformational of protein through the use of Ramachandran plots rank among the most outstanding contribution in the structure of biology। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें तुम्हें समझने जैसा कुछ नहीं है, याद करने जैसा है, ये पूरा पैराग्राफ उनके ही ऊपर डेडिकेट है, पढ़ना से अच्छे से। उन्होंने पीएचडी करी थी तुम्हारे कैम्ब्रिज से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1959 में, 1949 में सॉरी, वाइल द कैम्ब्रिज रामाचंद्रन जी मिले थे लुइस पॉलिंग से, वाज डीपली इंस्पायर्ड हिज पब्लिकेशन ऑन द मॉडल ऑफ अल्फा एंड बीटा प्लेट, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर प्रोटीन। ये भी वन ही है, ये भी अभी वन ही है, अभी ये टॉपिक नहीं हुई ना, है ना। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और प्लांट डिफरेंट, ये तो अभी वन ही नहीं, तुम आगे कर देंगे। ठीक है, अगर रिजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, देखो रिजोल्यूशन के बारे में बात करी तो हमने कहा था क्लोजली पॉइंट को भी हम अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हाई रिजोल्यूशन पावर ड्यू टू द लो वेवलेंथ, ये देखो ये हाई रिजोल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, और कह रहे हैं मोस्ट लाइकली मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर डिटेल द सेल इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, हमने पढ़ी थी, उसकी वजह से तो आगे चलोगे।